नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार, यानी कि वाक्यों पर हम विचार कर रहे हैं। वाक्यों की रचना, वाक्यों के विश्लेषण, वाक्यों के भेद और वाक्यों के प्रयोग और विराम चिन्ह आदि के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर वाक्य की संरचना को यहाँ पर समझ रहे हैं कि वाक्य की संरचना किस तरह से होती है। उसके बाद हम वाक्य के भेदों को यहाँ पर जानेंगे और फिर उसके बाद हम वाक्य के भेदों को परिवर्तित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। वाक्य परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर वाक्य संरचना के विषय में पढ़। तो वाक्य संरचना में हमने दो यहाँ पर चीजें जानी। सबसे पहले पदक्रम और दूसरा अन्वय। तो पदक्रम के लिए हमने कहा कि वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग को, यथास्थान प्रयोग यानी कि जहां पर उनका स्थान है, हर जो चीज पद होता है, चाहे वो क्रियापद हो, चाहे वो कर्ता हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, चाहे वो संबंध बोधक शब्द हो, तो सबका एक क्रम होता है। चाहे समुच्चय बोधक शब्द हो, चाहे कारक हो, कि उसको क्रमवार अगर हम लगाते हैं, क्रम से अगर हम लगाते हैं, उसके निश्चित क्रम में लगाते हैं, तभी हमारा जो वाक्य होता है वो एक सार्थक वाक्य बन पाता है। एक भाव प्रकट करने वाला हमारा वाक्य बन जाता है। अपने रियल भाव को वो प्रकट कर पाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर जानी कि क्रियापद के वाक्य के अंत में तथा कर्म पद कर्ता और क्रिया के बीच में रहते हैं। और हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें जानी कि प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व लगाया जाता है और निषेधात्मक या नहीं शब्द प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। परंतु कोई भी देखिए, मिश्र वाक्य में प्रायः जो प्रधान उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य में देखिए वाक्य के जो भेद हम आगे पढ़ेंगे, तो वाक्य के भेदों में जब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, प्रायः प्रधान उपवाक्य को पहले और आश्रित उपवाक्य को बाद में लिखते हैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं, अब ये दोबारा से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है और पिछले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। और साथ ही मिश्र और संयुक्त वाक्यों में योजक दो दो उपवाक्यों के मध्य में रखे जाते हैं। जो मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं, इनमें कुछ योजक चिन्ह होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, बीच में रखा जाता है। मिश्र वाक्यों के और योजक जो शब्द होते हैं, उनके जो दो अलग अलग उपवाक्य होते हैं उनके मध्य में रखा जाता है। इस तरह से दूसरा यहाँ पर पार्ट आता है अन्वय। अन्वय दूसरा यहाँ पर पार्ट आता है। अन्वय को समझेंगे। अन्वय का अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल, ठीक है। तो जब भी वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य की रचना करते समय वाक्य की रचना करते समय संज्ञा, क्रिया आदि पदों के जो लिंग हैं, वचन हैं, उनका आपस में मेल होना चाहिए। देखिए, अन्वय का अर्थ हमने यहाँ पर बता दिया, मेल। तो मेल, इसको लिख लेते हैं, वाक्य रचना करते समय, वाक्य रचना करते समय
संज्ञा क्रिया आदि पदों के लिंग वचन आदि में परस्पर मेल होना चाहिए। तो क्रिया और संज्ञा, क्रिया और संज्ञा ये दोनों क्या है? क्रिया और संज्ञा ये दोनों क्या है? ये विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द हैं, यानी कि ये अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य की रचना करते समय संज्ञा और क्रिया आदि पदों के लिंग वचन आदि में परस्पर मेल होना चाहिए। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, मोहन पत्र लिखता है। तो यहाँ पर मोहन और लिखता है, मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, तो जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग है और एक वचन है। इसी तरह से सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया बिल्कुल उसी तरह से एक वचन और स्त्रीलिंग। बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा एक वचन है और पुल्लिंग दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया जो है एक वचन और पुल्लिंग में है। लेकिन इसी को अगर मैं लिखूं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो देखिए बच्चे क्या है? बहुवचन, तो क्रिया उसी के आधार पर लिखी जाएगी बहुवचन। खेलते हैं, बच्चा एक वचन, खेलता है, क्रिया भी एक वचन। बच्चे बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। जैसे मोहन पत्र लिखता है, सीता गाना गाती है, बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि वाक्य रचना करते समय संज्ञा क्रिया आदि पदों के लिंग वचन आदि में परस्पर मेल होना चाहिए। जो भी कर्ता है यानी कि जो भी संज्ञा है उसके आधार पर जो क्रिया आदि पद है उनके लिंग वचन आदि परस्पर मेल होना चाहिए, वो मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मोहन पत्र लिखती है या सीता गाना गाता है, बच्चा गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलता है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्रिया और संज्ञा के लिंग और वचनों का आपस में मेल करना है। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कर्ता और क्रिया का अन्वय। यहाँ पर जैसे मोहन पढ़ता है, उसके बाद
कर्म और क्रिया का अन्वय, जो आप आगे पढ़ेंगे वाच्य और वाक्य, जब आप आगे पढ़ेंगे वाच्य तो उनमें आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बाकी के पॉइंट्स केवल मैं लिखूंगी। सबसे पहला है कर्ता और क्रिया का, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। अन्वय अर्थात मेल, ठीक है। इसी तरह से कर्म और क्रिया का, और कर्म और क्रिया का अन्वय। अगला है संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। अगला है विशेषण विशेष्य और विशेषण में अन्वय। इसी तरह से संबंध और संबंधी, और संबंधी का अन्वय। संबंध और संबंधी का अन्वय, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने कहा कर्ता और क्रिया का अन्वय, कर्ता और क्रिया का मेल जहां पर होता है उसमें क्या होता है, कारक चिन्ह रहित कर्ता की जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जो पहले भी बताया था। जैसे मोहन पढ़ता है, ठीक है, मोहन पढ़ता है। तो मोहन में क्रिया जो है, वाक्य में क्रिया जो है वो किसके आधार पर है, मोहन के आधार पर है, मोहन पढ़ता है। अब कर्म और क्रिया का अन्वय, जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, मोहन ने अखबार पढ़ा। या दूसरा एग्जाम्पल, मोहन ने चिट्ठी लिखी। तो देखिए यहां पर मोहन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कर्ता के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कर्म के बारे में। कर्म कौन है, अखबार। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं, मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने चिट्ठी लिखी। तो लिखी शब्द, यहां पर पढ़ा शब्द, और यहां पर चिट्ठी लिखी। अगर मैं कहूं मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने चिट्ठी लिखी। तो ये जो आपका लिखी शब्द है, देखिए किसके आधार पर चेंज हुआ, ये यहां पर आपकी कर्म के आधार पर चेंज हुआ। तो कर्म और क्रिया का अन्वय, मेल, वो हमने यहां पर कराया। आगे संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम का अन्वय। अब देखिए हम क्या, कभी कभी हम इस तरह से कहते हैं, राम से पूछो कि वे
वह खाना खाएगा या नहीं, कि वह खाना खाएगा या नहीं। तो जो वह शब्द, राम से पूछो कि वह खाना खाएगा या नहीं। राम से पूछो कि वह खाना, या डायरेक्ट अभी हमें ये एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करना है कि वह खाएगा या नहीं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमें क्या यहाँ पर देखने के लिए कहा गया है, यहाँ पर देखने के लिए कहा है संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। तो राम क्या है, संज्ञा है, कि वह, अब यहाँ पर सर्वनाम लगा दिया गया, संज्ञा व सर्वनाम का मेल। तो राम से पूछो वह खाना खाएगा या नहीं। तो राम संज्ञा है, वह आपका सर्वनाम है। ठीक है। इसी तरह से विशेषण और विशेष का अन्वय। ठीक है, विशेषण और विशेष का अन्वय। तो यहाँ पर विशेषण के लिंग वचन विशेष के अनुसार होते हैं। जैसे विशेषण के जो लिंग है, वचन है, वो किसके अनुसार होते हैं, विशेष के अनुसार। जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। तो आप देख सकते हैं अच्छा लड़का क्या है, एक वचन है। तो जो यहाँ पर विशेषण है वो किसके आधार पर लिखा गया है, विशेष के। बिल्कुल। लड़के क्या है, बहुवचन। तो जो आपका विशेषण है वो भी किस तरह से लिखा गया है, बहुवचन में लिखा गया है। लास्ट है संबंध एवं संबंधी का अन्वय। संबंध और संबंधी का अन्वय। संबंध, एग्जाम्पल, वह मेरा स्कूटर है। ठीक है। यहीं पर वह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर देखिए, वह मेरा स्कूटर है और वह मेरी पुस्तक है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि वह मेरा पुस्तक है, वह मेरी स्कूटर है, ऐसा नहीं कहते। तो यहाँ पर संबंध और संबंधी का भी मेल हो रहा है आपस में। मेरा स्कूटर, मेरी पुस्तक। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर सभी को। तो ये है आपका वाक्य संरचना, जिसमें हमने वाक्यों की रचना किस प्रकार से की है। सबसे पहले हमने दो चीजें यहाँ पर बताई, पदक्रम और अन्वय। सबसे पहले हमें पदक्रम देखना है वाक्य में कि किस तरह का पदक्रम वाक्य में होना चाहिए। सब पदक्रम में हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर जानी कि वाक्यों के यथास्थान प्रयोग को हम पदक्रम कहते हैं, और इसके लिए बहुत सारी बातें अलग अलग हमने जानी कि किसको कैसे हम लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आती है सबसे मेन बात है अन्वय की, मेल की। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो कर्ता, और कई बार क्या होता है कि वाक्य रचना करते समय जो क्रिया करते समय जो संज्ञा, क्रिया आदि पदों के जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं, इनका परस्पर हमेशा मेल होना चाहिए। यानी कि जो कोई अगर पुल्लिंग संज्ञा होगी तो उसके साथ अगर हम स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या यह उचित है, नहीं। तो इसीलिए वाक्य में कर्ता का क्रिया से, कर्म का क्रिया से, संज्ञा का सर्वनाम से, और विशेषण का विशेष से, तथा संबंध का और संबंधी का आपस में मेल होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर चीजें आपको क्लियर
की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कि किस तरह से हमने ये पढ़ा है। आगे आपको ये सारी चीजें ही काम आने वाली है। अब हम आते हैं अपने मेन आज के टॉपिक पर, जो है वाक्य के भेद। वाक्यों के भेद साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। अगर किसी का छूट गया है तो वो बता सकता है, वो आगे नोट डाउन कर सकता है उसको। वाक्यों के भेद अगर छूट गया है किसी का तो वो चैट के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं कि मैम हमने नहीं लिखा था, हमारा छूट गया। हम पहले उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये सिस्टम के माध्यम से भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट के माध्यम से भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कभी भी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। केवल और केवल अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, अपने समस्या के बारे में सोचना है, वो आपने क्लियर करवानी है। बिल्कुल यहाँ पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य के भेद सामान्यतः दो आधारों पर वाक्यों के भेद बनाए गए हैं। दो आधारों पर वाक्यों के भेद बनाए गए हैं या किए जाते हैं। किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से दो आधार हैं? देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, तो अब हम जो हमारा पहला पार्ट है अर्थ के आधार पर, जो हमारा पहला पार्ट है अर्थ के आधार पर, उसको हम क्लियर करेंगे सबसे पहले कि वाक्यों के भेद किस प्रकार से किए गए हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाक्य परिवर्तन करने को भी यहीं से आएगा। जो आपके हिंदी व्याकरण में क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में व्याकरण संबंधित जो प्रश्न आते हैं, वो ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखिए, आपको लगता है कि 1 नंबर का है, लेकिन आपके प्रश्न यहाँ पर आते हैं बहुत सारे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो ये 8 प्रकार होंगे इन्हें आपको ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको वाक्य परिवर्तन यहीं से करना होता है। वाक्य परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न आपका आएगा वो आपका यहीं से आएगा। ठीक है, वो आपका यहीं से आएगा। तो आपको 8, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं और आपको समझ नहीं पाते हैं। आपका 1 नंबर भी कट जाता है, जो 1 नंबर आना होता है, क्योंकि 1 नंबर का ही है ये प्रश्न। 1 से 2 नंबर के आपके इसमें से आते हैं। तो
वो भी आपका नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले 8 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके हम इन 8 प्रकारों को समझेंगे। अर्थ के आधार पर ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधान वाचक, उसके बाद आता है निषेध वाचक, उसके बाद आता है संदेह वाचक, नंबर 4 आता है इच्छावाचक, नंबर 5 आपका आता है प्रश्न वाचक, नंबर 6 आपका आता है संकेत वाचक, नंबर 7 आपका आता है आज्ञावाचक, नंबर 8 आपका आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, तो 8 हमने यहां पर लिख लिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, तो अब हम वाक्य, सबसे पहले हम विधानवाचक से स्टार्ट करेंगे कि क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधानवाचक वाक्य जिसमें क्रिया के होने का एक सामान्य कथन होता है। किसी भी बात को, किसी भी वाक्य में क्रिया के करने या क्रिया के होने को सामान्य रूप से बताया जाता है, एक नॉर्मल बात तरीके से बात की जाती है, उसको कहते हैं विधानवाचक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्रिया के होने का सामान्य कथन, सामान्य कथन होता है। बिल्कुल, एग्जाम्पल देखिए, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, इसी तरह से निषेधवाचक, तो निषेध का आपको पता है जहां पर ना कहने का भाव प्रकट हो, क्रिया के ना होने का भाव, न करने या होने, ना करने या ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। निषेधवाचक वाक्य। इसी पर आता है अगला संदेहवाचक, यानी कि जहां पर संभावना प्रकट की जाए, संदेह या संभावना का बोध, संदेह या संभावना का बोध होता है। तो देखिए, जहां पर
संदेह जताया जाए, कोई संदेह हो जहां पर, कोई शंका हो जहां पर, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। संदेह जताया जा रहा है, ठीक है, संदेह या संभावना। इच्छावाचक, इच्छा यानी कि किसी भी वक्ता की, जो वाक्य में कह रहा है उसकी इच्छा, वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आदि का भाव आता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? भगवान आपको सदा सुखी व स्वस्थ रखे, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर 3 शब्द केवल हमारे बचते हैं, प्रश्नवाचक, 4 प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो कोशिश कीजिए इनको घर पर करने की। आप कोशिश करेंगे कि क्या हो सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्या हो सकते हैं संकेतवाचक, क्या हो सकते हैं आज्ञावाचक, और साथ ही क्या होते हैं विस्मयादि बोधक। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर आज के सेशन में यहाँ पर वाक्य के जो घटक हैं, वाक्य के जो भाग हैं उनको पढ़ा। तो वाक्य के 2 यहाँ पर भेद मुख्यतः हमने बताए, अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के 8 भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 भेद 5 भेद हमने क्लियर कर चुके हैं। आगे के जो भेद हैं उनको आप होमवर्क में कीजिए, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न वाक्य बनाए जाते हैं, इन वाक्यों में क्या होता है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो करिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझेंगे भी। और आज घर पर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जितना भी आपने अभी तक हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, और पूरे टॉपिक में जो कुछ भी डाउट्स हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, या आपको आपकी जो स्थित पाठ्य पुस्तिका जिसमें से हमने पढ़ना शुरू किया है, अपने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उनमें अगर किसी पाठ में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।